हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनेशन के बारे में। कल हमने इलोंगेशन पढ़ लिया था। प्रीवियस वीडियोस में हम रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ टर्मिनेशन बचा है। तो आज हम टर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जब एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो टर्मिनेट किस तरीके से करता है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो देखो, टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है। जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होने वाली होती है तो कुछ रेप्लिकेटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जैसे डायग्राम देखो। सबसे पहले बैक्टीरियल क्रोमोसोम सर्कुलर होता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो जैसे ये ओराइसी है, तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्क और एक क्लॉकवाइज फोर्क। कल हमने देखा था कि बाई डायरेक्शनली मूव करता है। बाई डायरेक्शनली मूव करेगी रेप्लिकेशन फोर्क। किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर 7 टर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। ये क्लॉकवाइज, ये देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज फोर्क को ट्रैप करेंगी और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको क्रॉस करके तो आ जाएगी, लेकिन ये यहाँ से क्रॉस करके नहीं जा पाएगी। उसी तरीके से जो क्लॉकवाइज फोर्क है ये यहाँ तक तो आ जाएगी, लेकिन इसको क्रॉस करके नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो इन सीक्वेंसेस के साथ बाइंडेड रहता है टस प्रोटीन। ये टर्मिनेशन साइट जो है टस प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। और इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज फोर्क जो होती है इसको टर सीक्वेंसेस सी, बी, एफ और जी, यहाँ पर सी, बी, एफ और जी इसको क्या करेंगे? ट्रैप कर लेंगे। एंड जो क्लॉकवाइज फोर्क होती है उसको टर सीक्वेंस ए, टर सीक्वेंस डी और टर सीक्वेंस ई इसको रोक लेंगे, आगे मूव नहीं करने देंगे। और क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर टर्मिनस रीजन प्रेजेंट होता है। और जो टर सीक्वेंस होती है, टर सीक्वेंस 30 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है। ठीक है, इसके साथ बाइंडेड रहता है टस प्रोटीन। टस प्रोटीन बाइंड रहता है और ये मिलकर के क्या कर देते हैं? डीएनए बी के पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। डीएनए बी के पैसेज को ब्लॉक कर दिया। अब डीएनए बी क्या है? डीएनए बी तो एक हेलिकेज है। डीएनए बी हेलिकेज है। अब अगर डीएनए बी बाइंड नहीं कर पाएगा, हेलिकेज ही बाइंड नहीं करेगा, तो डीएनए और ओपन अप नहीं होगा, अनवाइंड नहीं होगा। अनवाइंडिंग नहीं होगी तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगी और डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर एंड हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से अब देखो, इसको, ये जो ओराइसी रीजन है यहाँ से दोनों फोर्क चली, इसको यहाँ पर रोक दिया गया, यहाँ पर इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, और एंटी क्लॉकवाइज को इसने रोक दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बाई डायरेक्शनल फोर्क है, इसलिए एक दो सर्कल जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रह जाते हैं। उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। देखो, रेप्लिकेशन के बाद 2 इस तरीके से सर्कल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये फिजिकली इंटरलॉक्ड या फिर कैटिनेटेड, फिजिकली इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? फिजिकली इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। अगर हम इनको जूम करके देखें या माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। 2 जो डीएनए स्ट्रैंड हैं वो आपस में इस तरीके से, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, दोनों ही जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो आपस में एक दूसरे के साथ रस्सी की तरह गुथ जाएंगी। देन उनको रिमूव करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। एंड वो एंजाइम कौन सा है? वो आता है डीएनए टोपोआइसोमरेज 4। डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 आएगा एंड इनको रिमूव करेगा। डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 इनको अलग अलग इस तरीके से रिमूव करेगा। अब ये यहाँ पर 2 अलग अलग क्या बन गई? डीएनए स्ट्रैंड है या फिर एक दूसरे से अलग हो गई है, कैटेनेटेड फॉर्म में नहीं है अब। तो आई होप टर्मिनेशन आपको समझ आया होगा। टर्मिनेशन में कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, नॉर्मल है टर्मिनेशन। उसके बाद जो कल हमने डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर द सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स
is a key element in E. coli DNA replication. Each Okazaki fragment is initiated by an RNA primer. क्या बोल रहा है? The synthesis of Okazaki fragment is a key element in E. coli. ओकाजाकी फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन है जो ई कोलाई के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो की एलिमेंट होते हैं. ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज इनिशिएटेड बाय एन आरएनए प्राइमर. आरएनए प्राइमर उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को फॉर्म करता है, या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है वो आरएनए प्राइमर की वजह से बनते हैं. ठीक है, चलो पहले इसने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, उसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाउ आर दीज आरएनए प्राइमर्स प्रोड्यूस्ड. आरएनए प्राइमर कैसे प्रोड्यूस होते हैं. अब प्रीवियस वीडियोस में हमने जब पूरी प्रोसेस डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि आरएनए प्राइमर को बनाने का काम किसका है. आरएनए प्राइमर को बनाने का काम है डीएनए प्राइमेज का. डीएनए जी जो है, डीएनए प्राइमेज है, वो हेलिकेज के साथ मिल करके. ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो डीएनए प्राइमेज है वो हेलिकेज के साथ डीएनए जी और डीएनए बी, ये क्या कर लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, दैट इज प्राइमोसोम, और वो क्या करता है आरएनए प्राइमर्स की फॉर्मेशन करता है. क्लियर है, ये हम देख चुके हैं पहले. उसके बाद हाउ आर दे रिमूव्ड फ्रॉम द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. इन आरएनए प्राइमर्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट से रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है. इन प्राइमर्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट से रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है. हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, और हमने जब डीएनए पॉलीमरेज डिस्कस किया था, डीएनए पोल को हमने डिस्कस किया था रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले. डीएनए पोल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों जो रेप्लिकेशन में काम आते हैं उन सभी को पढ़ा था. तो डीएनए पोल फर्स्ट के बारे में हमने देखा था कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जो अदर डीएनए पोल के पास नहीं होती. कौन सी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो दूसरे किसी भी, ना तो यूकैरियोट्स के अंदर कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज होता है जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और ना ही ई कोलाई के अंदर दूसरा कोई डीएनए पोल होता है जिसके पास ऐसी एक्टिविटी है. केवल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास ही ऐसी एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर ये कट कर सकता है. तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट पर जो आरएनए प्राइमर प्रेजेंट होते हैं, जिन आरएनए प्राइमर से डीएनए स्ट्रैंड आगे की तरफ मूव करती है, उन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने का काम किसका होता है? डीएनए पोल फर्स्ट का. डीएनए पोल फर्स्ट क्या करता है? आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने का काम करता है. क्लियर है. देन उसके बाद हम देख लेते हैं लाइक हाउ आर द गैप्स दैट रिजल्ट फ्रॉम देयर रिमूवल फिल्ड. ये काम कौन करेगा? ये काम भी, अब देखो, अभी हमने देखा डीएनए पोल फर्स्ट के बारे में, ये काम भी किसका होता है? डीएनए पोल फर्स्ट का ही होता है. उसके बाद हाउ आर द सेगमेंट कोवेलेंटली जॉइन टू फॉर्म अ कंटिन्यूस लैगिंग स्ट्रैंड. जो सेगमेंट, कौन से सेगमेंट से यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. सेगमेंट्स यहाँ पर क्या है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कोवेलेंटली पहले आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है बाय डीएनए पोल फर्स्ट. देन जो गैप है उसको भी डीएनए पोल फर्स्ट फिल कर देता है आरएनए प्राइमर को रिमूव करके. देन उसके बाद उनको सील करने का काम किसका होता है? जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसको कोवेलेंटली जॉइन करने का काम किसका होता है? लाइगेज का होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लाइगेज का होता है. ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अभी कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखे. अभी नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी से होने वाला है. एंडोक्राइनोलॉजी जो है उससे हम देखेंगे कुछ हार्मोन्स के, क्योंकि CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एंड एंडोक्राइनोलॉजी से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसलिए हम पहले एंडोक्राइनोलॉजी को देखने वाले हैं. थैंक यू.